बड़ी दुविधा में था। मेरी जब टिकट कट गई थी तो उस टाइम मुझे दुविधा थी मैं क्या करूं। क्यों एक दिन पहले टिकट कटी थी। अगर 2 दिन मुझे मिल जाते ना तो मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता जरूर। ये कहीं न कहीं तीसरी पीढ़ी जिस तरीके से जीती आदमपुर में, कांग्रेस में कोई आपसी फूट क्योंकि आपके कुछ नेता प्रचार करने नहीं आए और लगातार अब भी बयानबाजी जारी है। क्या कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती तो नतीजे कुछ और आते? कांग्रेस ने मेहनत की, उसी का नतीजा मिला है। चाहे आदमी इसको किसी को बाप बेटा कह दे चाहे कुछ कह दे, लेकिन इस चुनाव में हुड्डा साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा टाइम लगाया। और दीपेंद्र हुड्डा ने तो रात को 2-2 बजे तक प्रचार किया। इसका गवाह तो गौरव है, तो उस दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम सारे गौरव जो है उनका प्रबंध करता था और वो 24 घंटे उनके साथ रहता था। कि आपस में फूट तो नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ओपन भी आई है। सबसे पहले तो उनके जो दादा थे गौतम वो बोले थे और उन्होंने जो कुछ कहा था वो छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात कह दी थी उन्होंने सीधा कह दिया था कि 11 मई को अकेले प्रॉपर्टी चाट गया और ये जो है ना उनको ये कर गया वो कर गया, मुझे इस तरह जो है ना सपड़ गया समझ यूज करा था। 11 मई को मैं अकेला प्रॉपर्टी सपड़ गया घर पर। इस तरह की भाषा जो बोली गई थी हरियाणा के अंदर, ये भाषा जो है ना एक किस्म की किसी आदमी को कंडम करने के लिए बोली जाती है। हिसार की बात करें तो हिसार जिले में 7 सीटें हैं, कांग्रेस की इसमें कोई सीट नहीं है। हम फतेहाबाद जाएँ, फतेहाबाद में भी कांग्रेस की कोई सीट नहीं है, 3 सीटें हैं, 7 और 3 10। हम सिरसा जाएँ, 5 सीटें सिरसा जिले में, वहाँ पे 2 कांग्रेस की हैं, ठीक है। तो अगर बात करें जींद की, जींद जिले में 5 है और मात्र 1, यानी कि 4 जिलों में लगभग 20 सीटों में से मात्र 3 विधायक कांग्रेस के हैं। आखिर प्रोफेसर साहब को कैसे लग रहा है कि 24 में आपकी सरकार आने वाली है? लेकिन मुझे मजबूर होकर जो है ना नरेंद्र गंगवा की मदद करनी पड़ी थी और आज मुझे अफसोस है कि मैंने उनकी मदद की। चाहे इसके बजाय मैं कोई बन जाता, चाहे मुझे क्या लेना था, लेकिन उनका ये अफसोस है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहे। हल्के के अंदर आपस में लोगों में द्वेषताएँ रखते हैं, द्वेषताएँ पाड़ते हैं और लोगों का बंटवारा करते हैं। तो इस तरह की बातें जो हमें खास करके डिप्टी स्पीकर के पद को शोभा नहीं मिलता है। क्योंकि जितनी मुझे समझ है, प्रोफेसर संपत जी 2 नेताओं के बेहद करीब हैं। एक थे चौधरी देवीलाल जी और दूसरे ओम प्रकाश चौटाला। अगर ज़्यादा मैं करीबी की बात करूँ, चौधरी देवीलाल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन चौटाला साहब हैं। भले ही वो अलग पार्टी में हैं और आप अलग पार्टी में हैं, लेकिन लंबा अनुभव आपका उनके साथ रहा है। क्या प्रोफेसर साहब के दिल में आज भी चौटाला साहब के लिए घंटी बजती है? पार्लियामेंट का चुनाव था, वो चुनाव हिसार लोकसभा का, वो पार्लियामेंट का चुनाव में इस तरह की अगर बातें ना होती तो आज लोकदल कहीं का कहीं होता, लोकदल की सरकार के अंदर होता। जो वोट बैंक कांग्रेस को गया है वो सारा लोकदल का ही वोट गया है। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी है। और प्रोफेसर संपत सिंह जी की बात करें तो प्रोफेसर साहब का जन्म जो है वो रोड़े वाली साल, यानी कि कहीं न कहीं जो मारकाट वाली साल थी तब हुआ था। यानी फिर यूं कहें कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब प्रोफेसर साहब का जन्म हुआ था और करीब 75 साल के जो हैं वो प्रोफेसर साहब हो चुके हैं। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको, धन्यवाद। प्रोफेसर साहब आपसे बातचीत करेंगे क्योंकि कहीं न कहीं आप काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, 6 बार के विधायक रहे हैं, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हैं, हरियाणा के गृह मंत्री रहे हैं और उसके साथ-साथ विपक्ष के नेता भी आप रहे हैं। हाल ही में आदमपुर उपचुनाव हुआ, वहाँ आप भी गए और पूरी की पूरी कांग्रेस थी। कहीं न कहीं नतीजे आ गए। क्या कुछ कमियाँ रहीं क्योंकि जो आपने सोचा था वो आपको फल नहीं मिल पाया? क्या कुछ कारण मानते हैं आप? देखिए, मैं इसमें कोई विशेष कमी नहीं मानता। ये चुनाव जो था ना, नतीजा हमारे अंदाजे के अनुसार आया है, अनुमान के अनुसार आया है। क्योंकि आदमपुर हल्का जो है बहुत पुराना 68 से चौधरी भजनलाल या उनके परिवार का आदमी जीतता रहा है और इसके बाद जब ये डिलिमिटेशन हुआ तो इनको बेनिफिट और मिल गया। इनके जो प्रो गांव थे वो गांव और भी मिल गए, जैसे बट्टू हल्के के अंदर भी कुछ गांव थे इनके प्रो थे, तो वो गांव भी मिल गए थे और भी मिल गए। तो इस मिलने से जो है ना इनकी बढ़ोतरी हो गई थी और ये हल्का इनके लिए और ज़्यादा पक्का एक किस्म का हो गया था। हाँ, ये दूसरी बात है कि लोगों ने जो है ये उम्मीद नहीं की थी
कि तीसरी पीढ़ी भी बिना गाँव के अंदर जाए हुए और बिना इलाका देखे हुए और बिना लोगों के जान पहचान के इतने वोट ले जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे, ये ज़रूर नहीं सोचा था। हाँ, लेकिन रिज़ल्ट के बारे में जो है ना, हम आश्वस्त थे कि रिज़ल्ट तो हो सकता है हमारे उल्ट भी आ जाए। ये नहीं कह सकता कि हम जब जीत का अंदाज़ा नहीं लगा रखा था, हम जीत का अंदाज़ा भी लगाए हुए थे, लेकिन इतना भी अंदाज़ा हमें था कि भी हार भी हो सकती है। और जितने मार्जिन से हार हुई है उस वो मार्जिन का अनुमान लगा बैठे थे बाद में जो चुनाव हो गया जिस दिन, जैसे आज चुनाव हुआ है तो शाम तक हमें पता लग गया था, आइडिया लग गया था उसका कितना होगा, क्योंकि एक पहले से ही देख रहे थे हम, अंदाज़ा देख रहे थे इसका। तो उस हिसाब से जो है ना, हम संतुष्ट हैं रिजल्ट से। ऐसी कोई बात नहीं, हार और जीत तो चलती रहती है। देखिए, आपने कहा कि आदमपुर के जो नतीजे आए और जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो वहाँ स्थिति रही, जो रिजल्ट आया, आप कहीं ना कहीं संतुष्ट है जितना वोट परसेंट आपने लिया। और अभी आपने जिक्र किया कि आपको ये भी अंदाजा नहीं था कि जो भजन लाल की बात करें उसकी तीसरी पीढ़ी बिना कहीं ना कहीं हल्के में जाए जीत जाएगी, क्योंकि हरियाणा में मुख्य रूप से 3 लाल हैं। और अगर हम पहले के 2 लालों की बात करें तो देवीलाल परिवार से चौथी पीढ़ी है, और अगर बंसीलाल परिवार की बात करें तो तीसरी पीढ़ी यानी कि श्रुति चौधरी, वो भी सांसद रह चुकी है। इकलौते ये लाल भजन लाल बचे थे जिनकी तीसरी पीढ़ी अभी तक नहीं थी। वो आई कहीं ना कहीं तीसरी पीढ़ी जिस तरीके से जीती आदमपुर में, कांग्रेस में कोई आपसी फूट, क्योंकि आपके कुछ नेता प्रचार करने नहीं आए और लगातार अब भी बयानबाजी जारी है। क्या कांग्रेस एकजुट होकर लड़ती तो नतीजे कुछ और आते? नहीं, देखिए, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, एकजुट ही थी। क्योंकि शैलजा जी का नाम लेते हैं जैसे, तो शैलजा जी तो पैदल यात्रा जो थी उसमें व्यस्त थी, उसके कार्यक्रम बना रही थी। महामंत्री है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी है। इसी तरीके से किरण चौधरी भी को महाराष्ट्र का विचार दे रखा था, तो ये लोग अपने काम में लगे हुए थे। तो आना न आना कोई विशेष बड़ी बात नहीं थी, उनके पास टाइम होता तो वो ज़रूर आते। ये वोट की नज़र से नहीं देखा जा सकता, हम इसको स्पष्ट यही कह सकते हैं कि ये आना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए वो नहीं आया। और आते तो उनका स्वागत भी था और स्वाभाविक है, पार्टी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं। लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि ये जो चुनाव का गैप है जो रहा है, 15,000 का गैप रहा है। इससे पहले भी चुनाव हुए थे, 2009 में चुनाव हुआ था, 2014 में चुनाव हुए थे। जैसे 2014 का चुनाव था, कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार जो था उसको 10,000 वोट मिले थे। लेटेस्ट तो 2014 के 19 से पहले 2014 का हुआ था, और 2019 में तो कांग्रेस की टिकट पर खुद कुलदीप बिश्नोई लड़े थे। लास्ट बार जो कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे वो सतेंद्र लड़े थे, उनको 10,000 वोट आए थे कांग्रेस से। और इस बार कांग्रेस को जो वोट आए हैं 52,000 वोट आए हैं। तो कहाँ 10,000 और कहाँ 52,000। कांग्रेस ने काफ़ी तरक्की की है, और यही कारण है कि जो कांग्रेस ने मेहनत की उसी का नतीजा मिला है। चाहे आदमी इसको किसी को बाप बेटा कह दे, चाहे कुछ कह दे, लेकिन इस चुनाव में हुड्डा साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, पूरा टाइम लगाया। और दीपेंद्र हुड्डा ने तो रात को 2-2 बजे तक प्रचार किया, इसका अगवा तो गौरव है, क्योंकि उस दीपेंद्र हुड्डा के प्रोग्राम सारे गौरव जो है उनका प्रबंध करता था, और वो 24 घंटे उनके साथ रहता था। तो रात को 2-2 बजे तक जो है ना गौरव यहाँ घर आता था, इसलिए हम देखते थे कि दीपेंद्र 2-2 बजे तक रात को लगा हुआ है। इस प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि आपने जैसे बाबू बेटे का जिक्र किया और कहीं ना कहीं कहा कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पिछले अगर अतीत की बात करें तो उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। यानी कि कांग्रेस ने आदमपुर उपचुनाव की बात करें, बाई इलेक्शन में अच्छा खासा वोट जो है वो भजनलाल परिवार के खिलाफ लिया। वहीं बात करें कुमारी शैलजा की आपने बात की, किरण चौधरी का आपने जिक्र किया, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर जो आपके यहाँ से उम्मीदवार थे जयप्रकाश जेपी, उनकी बात करें, लगातार आप भी सुनते होंगे, आप भी देखते होंगे, बयानबाजी अभी भी लगातार जारी है। कुमारी शैलजा का ये कहना है कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आई, जैसा आपने कहा कि वो वरिष्ठ नेता है और पूर्व में मंत्री भी रही और प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुकी है। उनका कहना है कि आदमपुर उपचुनाव में सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर लगाया गया कि अगले जो मुख्यमंत्री होंगे, आने वाले समय के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, इस बात पर ज़्यादा जोर दिया गया और इसी की वहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरह के परिणाम आए। कुमारी शैलजा ने ऐसा कहा। देखिए, जब पार्टी चुनाव लड़ती है तो किसी न किसी का नाम तो लेते हैं लोग, और वो लोगों का है। देखिए, मान लो मेरी इच्छा ये है कि फलाना बने, आपकी इच्छा है कि फलाना बने, तो ये तो लोगों जिनकी इच्छाएं थी उन लोगों ने नाम लिए थे कि ये बने तो यहाँ फ़ायदा होगा हमें,
और उनका नाम लेंगे चुनाव के अंदर तो और फ़ायदा होगा। चुनाव के अंदर नाम लेने से जिनका फ़ायदा हो वही काम किया जाएगा। तो लोगों को ये था कि यहाँ अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं तो स्वाभाविक है लोगों के फ़ायदा होगा, किसान का फ़ायदा होगा, गरीब का फ़ायदा होगा। क्योंकि किसानों के लिए जो है ना, उन्होंने जहाँ तक मुआवजे का सवाल था, फसल नष्ट होने पर मुआवजा पूरा दिया था और फसलों का भाव दिया था, फसलें खरीदी गई थी। और जब भी थोड़ा बहुत रेट गिरता था तो बोनस भी जो है उसके ऊपर बोनस भी उन्होंने दिया था। इसलिए जो है किसान भी राजी थे और दुकानदार भी राजी थे, आड़त वगैरह उनकी ठीक मिलती थी। अब आड़तें बंद हो गई, आड़तियों का काम भी बंद हो गया, मंडियाँ बंद होने के कगार पर आ गई है, किसान ऑनलाइन में फंस के रह गया है, बुरा हाल हो रहा है। तो इसलिए जिसके राज्य में अच्छा काम हुआ हो उसको गिराने में कोई बुराई नहीं थी। उनके उनके काम प्रोफेसर साहब आपने बनाया गया था और इसीलिए जो है या नाम आगे बढ़ाया गया था। और बाकी कोई ऐसी कोई बात नहीं थी। पूरा सम्मान करते हैं हम शैलजा जी का। वही प्रोफेसर साहब, किरण चौधरी से जुड़ा हुआ एक मेरा सवाल है, क्योंकि किरण चौधरी को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लगातार जैसे उन्होंने कहा कि जब टिकट बांटी गई या कहीं ना कहीं इस तरह का प्लान किया गया तो मैं वरिष्ठ हूँ, मुझे नहीं बुलाया गया, मेरे से पूछा नहीं गया, और फिर कहा गया कि वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में वहाँ व्यस्त थी। और ये भी चर्चाएं चल रही है कि किरण चौधरी का जो है वो कांग्रेस के साथ या फिर यूं कहें हुड्डा साहब के साथ मनमुटाव चल रहा है। वो भी अपने अलग कार्यक्रम कर रही हैं, कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है, और कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें भी आ रही कि किरण चौधरी बीजेपी में जा सकती है। कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीज़ों को? देखिए, बीजेपी में जाने का न जाने का तो ये तो एक पर्सनल सवाल है, उस पर मैं जवाब नहीं दे सकता। इस पर जवाब तो वही दे सकती है। वैसे तो कांग्रेस की पुरानी है और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी में जाएंगे, लेकिन बीजेपी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये केवल मात्र जवाब तो है ना के लिए किरण चौधरी दे सकती है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और जहाँ तक ये है कि मेरे से पूछा नहीं गया था, तो क्या है, एक सिस्टम है पार्टी का। उस सिस्टम में से पार्टी का अध्यक्ष और पार्टी का लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर, सीएलपी का लीडर, इनसे जो है हाईकमांड पूछता है। और भी अगर हाईकमांड ठीक समझे, उचित समझे, किसी और नेता को बुला के पूछ सकता है। उसमें ना तो कोई भूपेंद्र हुड्डा का कोई कसूर है और ना ही पार्टी प्रेसिडेंट उदय भान का कोई कसूर है। उसके अंदर अगर मान लो कि किया है तो ये तो हाईकमांड का कैंडिडेट है, न कि हुड्डा कैंडिडेट थे और न ये हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के कैंडिडेट थे। ये हाई कमांड के कैंडिडेट थे। इनके जो टिकट के ऊपर साइन हुए हैं वो हाई कमांड के साइन हुए हैं, उनके साइनों से टिकट दी गई है। तो पार्टी हाई कमांड जिसको ज़रूर समझती है उसको बुलाती है, उससे पूछती है। और वैसे तो जनरल तौर पर, आम तौर पर देखा गया है कि पार्टी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर इनका चूज करते हैं और उनके रिकमेंडेशन को तकरीबन पार्टी मानती है। वैसे चाहे तो CWC उसको चेंज भी कर सकती है लिस्ट को, तो लेकिन वो तो उनका काम था। प्रोफेसर साहब, आदमपुर उपचुनाव की बात करें, जब चुनाव चल रहा था, हम बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, बीजेपी के नेता लगातार कहीं ना कहीं कह रहे थे कि ये 2024 से पहले सेमीफाइनल है। वहीं अगर आपकी बात करें, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि ये तो मात्र एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म जो है 2024 में दिखाएंगे और आने वाला समय जो है वो कांग्रेस का है, जाने वाला समय बीजेपी का। इस तरह की बातें उस दौरान की गई, लेकिन नतीजे आ गई हैं। आज हम हिसार बैठे हैं, आपकी कोठी पर हैं। हिसार की बात करें तो हिसार जिले में 7 सीटें हैं, कांग्रेस की इसमें कोई सीट नहीं है। हम फतेहाबाद जाएं, फतेहाबाद में भी कांग्रेस की कोई सीट नहीं है, 3 सीटें हैं, 7 और 3 10। हम सिरसा जाएं, 5 सीटें सिरसा जिले में, वहाँ पे 2 कांग्रेस की हैं। ठीक है, तो अगर बात करें जींद की, जींद जिले में 5 है और मात्र 1, यानी कि 4 जिलों में लगभग 20 सीटों में से मात्र 3 विधायक कांग्रेस के हैं। आखिर प्रोफेसर साहब को कैसे लग रहा है कि 24 में आपकी सरकार आने वाली है? देखिए, इसकी भी एक बड़ी कहानी है। जहाँ तक ये आपने सीटें गिनाई है हिसार की और फतेहाबाद की, ये सारी की सारी जो है उस टाइम में जो पार्टी के अंदर धड़ेबंदी बन गई थी टिकट के बंटवारे के टाइम में, और पार्टी ने बांट के टिकटें दे दी थी कि 5 इसको दे दो, 7 इसको दे दो, 6 इसको दे दो। मुझे भी इसी बात का रोष हुआ और मैं भी इस चीज़ का शिकार, मैं इतराज़, जब मैं इस बात का शिकार भी हुआ उस टाइम, मेरी टिकट भी कट गई थी। वरना तो नरवा, बरवाड़ा, उकलाना, आंसी, हिसार, ये सीटें आई हुई थी। 5 सीटें हिसार जिले की आई हुई थी। फतेहाबाद की सीट भी आ सकती थी
कि मान लो मुझे एडजस्ट करना यहाँ नलवा मुश्किल होता था, तो फतेहाबाद मुझे एडजस्ट कर दिया जाता। तो फतेहाबाद बाई इलेक्शन में जीता हुआ हूँ, पहले भट्टू भी जीता हुआ हूँ और फतेहाबाद भी जीता हुआ हूँ बाई इलेक्शन सरकार के सामने। जब बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे उस टाइम 98 के अंदर मैं चुनाव जीता था। मुन्नाम गोदारा जी होम मिनिस्टर होते थे, उनके खिलाफ, हाँ, उनको हराकर जीता, चुनाव जीता था। तो बहुत बड़ा एरिया वो था मेरा, लेकिन वो टिकट का वहाँ नहीं दिया गया, तो इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और इसी तरीके से बबली था, बबली को अगर टिकट दे देते तो इतना बड़ा नुकसान ना होता वहाँ। और जर्नैल सिंह था, तो जर्नैल सिंह तो 1100 वोटों से आ रहा है। ये दोनों सीटें फतेहाबाद और टोहाना मजबूत होती तो अपने आप ही गतियाँ मजबूत हो जाती। तो 3 सीटें हुए 5 और 3 ये 8 सीटें, और इसका कहीं न कहीं सरसा पर असर पड़ा है। तो यहीं से राज बदल गया एक किस्म का, बीजेपी को राज यहीं से मिल गया, क्योंकि वो बीजेपी को जो नहीं गए वो जेजेपी को चले गए, जेजेपी और बीजेपी जाके एक हो गई। तो ये जो सीटें मिली है, वैसे देखा जाए तो बीजेपी के भी खिलाफ मिली है, बीजेपी को भी मेजोरिटी नहीं मिली है इन तीनों जिलों में, चारों जिलों में बीजेपी को मिला है। अब तो जेजेपी मिलाने के बाद तो मेजोरिटी हो जाती है, लेकिन जेजेपी के बिना बीजेपी की भी मेजोरिटी नहीं है। बीजेपी को भी लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया है। कांग्रेस को चलो इसलिए नहीं किया था कि कैंडिडेट की वजह से नहीं हुआ था, लेकिन बीजेपी ने तो अपने कैंडिडेट पूरे उतारे थे। और सारे के सारे जो इनके अपने आप को जर्नैल कहते थे, मान लो पार्टी का प्रधान कहता था, पार्टी के मंत्री थे इनके, पार्ट सभी लोग जितने भी थे मंत्री इनके खड़े हुए थे, वो सारे के सारे आ रहे थे। चाहे वो यहाँ बराड़ा जी थे, होते थे, यहाँ धनखड़ साहब उधर थे, बादली के अंदर मिनिस्टर थे, और मिनिस्टर अभिमन्यु जी थे। सभी लोग जो है ना ये चुनाव हारे हैं। तो स्वाभाविक है कि ये टिकटों में जो बंटवारा हुआ था ना, उसका शिकार हुआ था, वरना तो ये एरिया तो बिल्कुल कांग्रेस में एरिया था, और अब सारी सीटें कांग्रेस ही जीतेगी यहाँ से। मुझे याद है प्रोफेसर आपने उस समय भी कहा था कि टिकटें जो कहीं की ठीक से नहीं बांटी, गलत तरीके से टिकटें बांटी कि इसलिए कहीं की वो नुकसान उस समय हुआ। आपने प्रोफेसर साहब जेजेपी का जिक्र किया, हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उनका कहीं ना कहीं लगातार वो कांग्रेस को लेकर कहते रहते कि कांग्रेस तो कहीं ना कहीं डूबती नैया है और जो थोड़ी बहुत कमी रही है वो भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो कहीं ना कहीं इस तरह का प्रयास शुरू करना चाहिए। दुष्यंत चौटाला के दावे को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर वो कांग्रेस जोड़ने का उनको इतना ही उनकी इच्छा है तो कांग्रेस तो जुड़ेगी, क्योंकि ये यात्रा जो है ना ये जोड़ेगी कांग्रेस का। एक यात्रा के अंदर जिस तरीके का जोश मिल रहा है और जिस तरीके का हाजिरी मिल रही है राहुल गांधी जी को, तो राहुल गांधी जी का स्टेटस उभर कर आ रहा है। जब पार्टी के अंदर एक स्टेटस उभर कर आएगा तो स्वाभाविक है वो पार्टी अपने आप मजबूत होगी और पार्टी में एकरूपता आएगी। जब पार्टी की लीडरशिप कमज़ोर होती है तो पार्टी बिखरती है, और पार्टी की लीडरशिप जब ताकतवर होती है तो पार्टी एक होकर चलती है। तो मुझे 100% उम्मीद है कि राहुल गांधी जी की जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी उभर के पार्टी आएगी, और बीजेपी का मुकाबले कांग्रेस पार्टी करेगी, और पार्टियां तो अपने अपने स्टेटों में करेगी। और ये पार्टी जो है ना, कांग्रेस पार्टी, ये सारे देश के अंदर, चाहे उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, सारे एरिया के अंदर जो है उभर के आएगी। और अगली सरकार मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार उनके साथ सहयोगियों के साथ मिलकर यूपीए की सरकार जो है वो बनेगी। प्रोफेसर साहब इनका कहना है, दुष्यंत जी का कहना है, तो दुष्यंत जी पहले तो अपनी पार्टी के सब क्या हालत हो रहे हैं। अब यहाँ वोट ही देख ले, कितनी बार आए हैं यहाँ आदमपुर में। अगर उनको इतने लगाव था तो आदमपुर में टाइम क्यों नहीं लगाया? नहीं, पिता पुत्र दोनों टाइम लगा सकते थे, लेकिन नहीं लगाया क्योंकि वोट इनका बचा ही नहीं था। वोट इनका वोट जो था ना वो ऑटोमेटिकली कांग्रेस को चला गया था, और कांग्रेस को भी मिला था वोट इनका। लेकिन वरना जोर कहाँ लगाते ये, वोट तो जा चुका था इनका। जाने के बाद ये आए, एक हाजिरी लगाने के लिए आए थे, वोट तो इनका कांग्रेस ने ले लिया था, क्योंकि वो लोग जो थे वो धोखे में इनको वोट दे गए थे, ये कह के कि हम बीजेपी से अगर अलग रहेंगे, बीजेपी को जमुना पार कर देंगे। तो उस धोखे का उन लोगों ने, इनके वोटरों ने बदला लिया, और वो वोटर कांग्रेस को मिल गया।
एक सवाल मेरा प्रोफेसर साहब, क्योंकि वैसे तो ये सवाल जेजेपी से जुड़ा हुआ उनका आंतरिक सवाल है, लेकिन आप कहीं ना कहीं हरियाणा के पुराने राजनेता है और अलग अलग पार्टियों की बात करें जो कहीं ना कहीं वहाँ विधायक है, मंत्री हैं, नेता हैं या पूर्व मंत्री, वो भी आपके यार मित्र हैं, लगातार टेलीफोन पर आपकी बातचीत होती रहती है। गठबंधन इस समय हरियाणा में सरकार चल रही है और कहीं ना कहीं इस तरह की चर्चाएं हैं कि गठबंधन टूट रहा है या गठबंधन में खटास है, या फिर यूँ कहें जेजेपी के जो 10 विधायक हैं उसमें से आधे से ज़्यादा विधायक नाराज हैं। किस तरह की स्थिति आप देखते हैं? देखिए आपस में फूट तो नज़र आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ओपन भी आई है। सबसे पहले तो इनके जो दादा थे गौतम वो बोले थे, और उन्होंने जो कुछ कहा था वो छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात कह दी थी उन्होंने। उन्होंने सीधा कह दिया था कि 11 महकमे तो अकेले खोपटी चाट गया, और ये जो है ना उनको ये कर गया वो कर गया, मतलब इस तरह के जो है ना सपड़ गया शब्द यूज करा था। 11 महकमे अकेला खोपट सपड़ गया घर पर। तो इस तरह की भाषा जो बोली गई थी हरियाणा के अंदर, ये भाषा जो है ना एक किस्म की किसी आदमी को कंडम करने के लिए बोली जाती है। तो सबसे सीनियर उनके एमएलए थे वो भी ये बात बोल गए थे, और भी इनके एमएलए हैं जितने भी हैं उनके बयान आते रहते हैं। नरवाना वाला है वो ओपनली खिलाफत कर रखी है उन्होंने, रामनिवास ने, और भी है सारे। तो खिलाफत तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो एंटी डिफेक्शन बिल है इससे बंधे हुए हैं, इसलिए कहीं नहीं जा सकते, वहीं में रहेंगे। और मजबूरी है इनका कि बीजेपी को सपोर्ट करना और जेजेपी के अंदर रहना, दोनों की मजबूरी है। मजबूरी की वजह से वहाँ बैठे हैं। और ठीक है, इनका जैसे रामकुमार गौतम ने कहा था सब पढ़ने को मिल रहा है तो क्यों छोड़ेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा। वहीं एक सवाल प्रोफेसर साहब मेरा आपके पुराने परिवार से जुड़ा है, क्योंकि आपका लंबा राजनीतिक जीवन जो वो इनेलो में रहा। इनेलो की बात करें, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आए, कहीं ना कहीं अगर हम इनेलो और आम आदमी पार्टी की बात करें तो दोनों की जमानत जब्त हुई, लेकिन इनेलो को आज आप कहाँ खड़ा देख पा रहे हैं? इनेलो तकरीबन ख़त्म हो गई है। अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लगे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और मैं इस बात की दाद देता हूँ, मैं इस बात का कायल हूँ उनका कि उनमें हिम्मत बहुत है, मेहनत करने की कोई कमी नहीं है। लेकिन वो मेहनत अब जो रंग नहीं ला रही है। बुजुर्ग तो हैं, उम्र भी 88 साल की हो गई है, लेकिन फिर भी उन्हें मादा भी है कि पार्टी को मैं खड़ा करूं, किसी तरह मेहनत करूं। आदमपुर चुनाव था, पता है वोट तो 5200 मिले, लेकिन फिर भी लगे रहे आदमपुर के चुनाव के अंदर, दिन रात एक कर दिया। इतना किसी ने नहीं किया, कंपेनिंग आम वर्कर ने नहीं की कंपेनिंग जितनी उन्होंने कंपेनिंग की थी, लेकिन अब उसका असर नहीं आ रहा। घर के अंदर इतनी फूट हो चुकी है, मेरे ख्याल में उनसे दुखी आज कोई आदमी नहीं है। क्योंकि एक तो उम्र का तकाजा है, एक जेल काट के आए हैं, एक दूसरी जेल और होगी उनकी होगी, तीसरा केस एक और चल रहा है इनके ऊपर। तो इससे जो है ना ये सारी बातें जो है, तो इनसे स्वाभाविक है, देखो आदमी के मानसिक असर तो पड़ता ही है करके। तो दुखी तो आज वो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और इधर से घर परिवार सारा अलग हो गया, जिनको बनाया उन्होंने एमपी बनाए, एमएलए बनाए, उनको राजस्थान से भी बना के ले आए थे। तो कसर तो चौटाला साहब ने छोड़ी नहीं थी परिवार को आगे बढ़ाने में, और ख़ास करके इस परिवार को जो आज जेजेपी में है, इस परिवार को बहुत बढ़ाया उन्होंने। छोटी सी उम्र के अंदर राजस्थान से जिता दिया। आज को अगर यूँ कह दिया जाए कि मैं मेरे बलबूते पर जीता था, मेरे अपने बलबूते पर जीता, और चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बलबूते पर जीत के आए थे। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मुझे उनसे बहुत हमदर्दी है, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत लंबे पीरियड में रहा हूँ। और हमारे ठीक है राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक संबंध आज भी ऐसे कैसे है। जब किसी सवाल पे प्रोफेसर साहब, क्योंकि ये व्यक्तिगत सवाल है आपको लेके, इसमें पार्टी का नहीं है, क्योंकि जितनी मुझे समझ है प्रोफेसर संपत जी दो नेताओं के बेहद करीब रहे, एक थे चौधरी देवीलाल जी और दूसरे ओम प्रकाश चौटाला। अगर ज़्यादा मैं करीबी की बात करूँ, चौधरी देवीलाल जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन चौटाला साहब हैं, भले ही वो अलग पार्टी में हैं और आप अलग पार्टी में हैं, लेकिन लंबा अनुभव आपका उनके साथ रहा है। क्या प्रोफेसर साहब के दिल में आज भी चौटाला साहब के लिए घंटी बजती है? नहीं, मेरे दिल में आज भी इज्जत है उनके प्रति। जहाँ भी मुझे मिलते हैं, कहीं मिलेंगे, मान लो 150 गज परे भी है तो मैं जाके उनसे नमस्ते करके आता हूँ, उनका हाल चाल पूछता हूँ, सेहत पूछता हूँ। हॉस्पिटल थे तो हॉस्पिटल मिल के आया था। निसार यहाँ राजेश गोदारा पड़ोस में मेरे रहते हैं,
यहाँ इनके पास जब भी आते हैं तो मैं मिलने जाता हूँ उनसे। और बाकायदा जो है ना ताल्लुकात मेरे बने हुए यूँ के यूँ घरेलू ताल्लुकात हैं। और उनका बड़प्पन है कि एक बार तो अपने बाग, उनका जो आम का सीज़न था तो दिल्ली में इनका गार्डन है कोई, तो उससे जो है ना उन्होंने मुझे आम भी भिजवाए थे स्पेशली राजेश को द्वारा हुआ कह के ये संपत्ति को दे के आने हैं करके। मेरे प्रति जो उनका प्यार है मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ और मेरा लगाव है उनसे। लेकिन जब घर के अंदर सारी जो है ना सब कुछ मेरा वो जो हुआ था तो वो एक एपिसोड गलत ही हुआ था, क्योंकि उसके बाद पार्टी धरातल में जाती रही। अगर वो एपिसोड ना, हाँ 2009 का जो बाई इलेक्शन हुआ था, ये जो सॉरी पार्लियामेंट का चुनाव था, वो चुनाव, हाँ हिसार लोकसभा का, वो पार्लियामेंट का चुनाव में इस तरह की अगर बातें ना होती तो आज लोकदल कहीं का कहीं होता, लोकदल इस सरकार के अंदर होता। जो वो वोट बैंक कांग्रेस को गया है वो सारा लोकदल का ही वोट गया है। अब वोट धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया है किस्म का। अब लोकदल का वोट कम बचा है, जेजेपी का भी नहीं बचा है। दोनों ही वोट जो था ना वो धीरे धीरे करके कांग्रेस को चला गया है। एक सवाल सर मेरा साहब नलवा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप नलवा से चुनाव लड़ते रहते हैं। हालांकि उनसे पहले की बात करें, सबसे पहले भट्टू से आप विधायक बने, फतेहाबाद से आप विधायक रहे, नलवा से भी आप विधायक रहे। नलवा की अगर हम बात करें, वहाँ पे रणबीर गंगवा विधायक है, हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर है। आप भी लगातार नलवा हल्के में जाते रहते होंगे, लोग आपके पास आते होंगे। किस तरह की हालात नलवा की इस समय आप देख पा रहे हैं? मैं बहुत बड़ी दुविधा में था। मेरी जब टिकट कट गई थी तो उस टाइम मुझे दुविधा थी मैं क्या करूं, क्यों एक दिन पहले टिकट कटी थी। अगर 2 दिन मुझे मिल जाते ना तो मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता ज़रूर, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था। और टाइम नहीं मिलने की वजह से मैं दुविधा में फंस गया था किसकी मदद करूं। किसकी मदद का तो मतलब ये था कि मुझे ये पता था कि जेजेपी है, वो रीजनल पार्टी है, और उन्हीं को मैं छोड़ के आया था। उन्हीं से मेरा जो कुछ भी था हाँ उसी परिवार से थे। और दूसरी तरफ बीजेपी पार्टी थी, तो इसमें रणबीर गंगवा था, कैंडिडेट था। लेकिन मुझे मजबूर होकर जो है ना रणबीर गंगवा की मदद करनी पड़ी थी। और आज मुझे अफसोस है कि मैंने उनकी मदद की। चाहे इसके बजाय मैं कोई बन जाता, चाहे मुझे क्या लेना था, लेकिन उनका ये अफसोस है कि कोई कुछ कर नहीं पा रहे। हल्के के अंदर आपस में लोगों में द्वेषताएँ रखते हैं, द्वेषताएँ पाड़ते हैं और लोगों का बंटवारा करते हैं। तो इस तरह की बातें जो है ना, एक खास करके डिप्टी स्पीकर के पद को शोभा नहीं देता है। डिप्टी स्पीकर तो वैसे भी निष्पक्ष होता है सबके लिए। नहीं तो मैं रिपोर्ट्स आ रही है सारे हल्के से, कभी भी आदमी को जाता है, पहली बात तो इनको पता ही नहीं है कि काम किससे महकमे से करने वाला कौन करवाएगा कौन नहीं करवाएगा। कोई काम जाएगा नहर के पानी का, टेलीफोन कर देंगे PWD वाले को, कोई जाएगा PWD के काम का टेलीफोन कर देंगे कोई पब्लिक हेल्थ वाले को। तो इस तरह से अलग अलग जो है ना अभी कोई नॉलेज नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें थी इस एरिया की जो बहुत ही ज्वलंत चीज़ें थी। सबसे ज्वलंत चीज़ तो थी कि बालसोन तहसील के अंदर गंगवा के नलवा के गाँव भी पड़ते हैं और आदमपुर के गाँव भी पड़ते हैं दोनों में। और यहाँ का मुआवजा जो है 2021 का, 2020 का, 2022 तो अब आएगा, चलो इसका मुआवजा तो अभी देना था, अब देना था, लेकिन 2020 का भी और 2021 का मुआवजा भी नहीं दिला पाए। बार बार उनको उठाया गया, वायदा किया गया। उनके आज भी अब आप जैसे लोगों के पास ऑडियो पड़े हैं, उनके वीडियो पड़े हैं, ऑडियो क्या वीडियो पड़े हैं बोलते हुए कि हाँ मैं ये करा दूँगा, 10 दिन में दिला दूँगा, 15 दिन में दिला दूँगा। आश्वासन देते रहे बार बार, और बार बार किसान उठते रहे। लेकिन वो किसान बहुत दुखी हैं उस एरिया के, परेशान है कि सबसे ज़्यादा पिछड़ा एरिया वो है। पानी के मामले में पिछड़ा हुआ है, टेल पर है भाखड़ा का पानी, ये टेल जो है उन गाँव में जाती है। और दूसरी तरफ क्योंकि लहारू से MLA जो हैं वो मंत्री हैं, तो अपने एरिया की तरफ जो है ना वो पानी ले जाते हैं। तो इस एरिया में ये एरिया पानी के मामले में बहुत ही बुरा हाल है। मैं जब होता था तो मैंने यहाँ इसके सरसाना माइनर और बारसोन ब्रांच जो है इसके ऊपर मैंने जो है रेगुलेटर लगवाया था। रेगुलेटर लगाया कभी पानी फालतू हो मान लो बरसात के दिनों में तो रेगुलेट करके एक तरफ दे दिया जाए, दूसरी बार दूसरी तरफ दे दिया जाए। तो आज इनका इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पानी की दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत है इस एरिया में, पानी की दिक्कत है।
और उसको ये दूर नहीं करा पा रहे हैं। इसी तरीके से मैंने माइनर्स की रीमॉडलिंग करवाई थी, काफ़ी माइनर की रीमॉडलिंग हुई थी, नए नए पुराने तोड़ के और नए बनाए थे। कई जगह एक आधे माइनर के अंदर लेवलिंग में कमी रह गई थी, क्योंकि जब पानी चलेगा तभी पता लगता है। तो जैसे यहाँ सरसाना माइनर था, उसमें लेवलिंग कमी रह गई थी। तो आज 5 साल से रणवीर गंगवा के लोग चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक उसकी लेवलिंग को ठीक जो है नहीं करा पाए हैं। इसी तरीके से नलवा माइनर बना था, 11 गाँव के लिए बनाया था। 7 गाँव नलवा के पड़ते थे और 4 आंसी और बरवाड़ा के थे, तो इन 11 गाँव के लिए बनाया था। तो इसको आगे एक्सटेंशन होनी थी 3 बुर्जी, और एक्सटेंशन होने से क्या होता था कि उसका लेवल थोड़ा सा उठ जाता, और लेवल उठ जाता तो अब पीछे से लोगों को पानी का आराम मिल जाता, लेकिन वो आराम जो है बालावास वगैरह गांव के लिए नहीं मिल पाया है। तो ये कमी भी रह गई है। इसी तरीके से विकास के काम है, जगह जगह गलियाँ टूटी पड़ी है, सड़कों के ऊपर पानी पड़ा है। खुद गंगवा गांव की हालत बहुत ख़राब है, और दूसरी जगह भी आप कहीं भी जाते हैं तो आपको जो है ना गांव के पास सड़कें जो है टूटी पड़ी है, वहाँ कम से कम नालियाँ निकाल कर पानी का बंदोबस्त किया जा सकता है, अभी पानी की निकासी का किया जा सकता है। इसी तरीके से बिजली के मामले में है तो हर मामले में फेल है, मतलब कोई नहीं कह सकते कि कोई काम करवा रहे हो। हाँ, बस अपनी धुंध एक रहती है कि चलो ठीक है, अपना धुंध डिप्टी स्पीकर मिल गया, आगे पीछे गाड़ी मिल गई, हॉर्न बजाने वाली, सायरन बजाने वाली, और एक तो आपसी कामों में बहुत दखल ज़्यादा देते हैं, जबकि ये काम नहीं दखल देना चाहिए। थाने में, तहसील में, ब्लॉक में, ये चीज़ों पर जो है ना एक एमएलए का काम नहीं होता है। ये आपस में भाईचारा करवाने का होता है। मेरा जीवन सारा भाईचारे में बीता है। मेरे पास कोई भी झगड़ के आता था और मदद के लिए आता था, मैं उसको यही कहता था कि मैं राजीनामा करवा सकता हूँ, और या ये कह सकता हूँ कि अगर जांच तुम्हारी निष्पक्ष नहीं हो रही है तो जिस जांच अधिकारी से कहोगे मैं जांच अधिकारी से इंक्वायरी करा दूंगा ताकि निष्पक्ष जांच हो जाए। तो मेरा रुख तो ये रहता था, और उसी इलाके के अंदर आज एक तरफा ही कार्रवाई करवाते हैं, थाने और तहसीलों में भी दखल देते हैं। तो इस तरह की दखल जो है वो लोगों को बांटती है, लोगों को, और बांटने का काम करती है, उससे नुकसान भी होता है। तो इस तरह चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर साहब, मेरा अंतिम सवाल है, क्योंकि हम भजनलाल परिवार की बात करें तो पूरा का पूरा भजनलाल परिवार जो भाजपा ही हो चुका है, मात्र एक उनके बेटे जो चंद्रमोहन बिश्नोई वो अभी कांग्रेस में है। आगामी जो चुनाव होने हैं 2024 के, खासकर हिसार जिले की बात करें, क्योंकि जैसा आपने बताया कि इन फैमिली का बड़ा इंटरफेयर रहता था टिकट वितरण में, जो भी चीज़ें हैं, अब वो भाजपा में चले गए हैं। तो आपके नेतृत्व में कहें, क्योंकि आप हिसार जिले के वरिष्ठ नेता, वैसे तो हरियाणा के वरिष्ठ नेता, लेकिन हिसार जिले की बात करें, आगामी जो 2024 के चुनाव आने हैं, कितना सुधार आपको लग रहा है? सुधार किस चीज़ में? जैसे पहले कुलदीप बिश्नोई आपके साथ थे, कांग्रेस में थे, तो टिकटों में कहीं न कहीं आनाकानी होती थी, किसको टिकटें देनी है, किसको नहीं देनी, किसकी कटवानी है। अब जो है भजनलाल परिवार यानी कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए हैं, और यानी कि सिर्फ चंद्रमोहन बिश्नोई वो कालका से, पंचकुला से, वो कहीं न कहीं वो आपके साथ है। लेकिन हिसार की अगर मैं बात करूँ, यानी कि साफ-साफ यूँ कहूँ, हिसार जो है वो कुलदीप बिश्नोई से अलग है। कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ, तो कांग्रेस पार्टी आज़ाद है। तो आपके नेतृत्व में कहें, या फिर हुड्डा साहब के, या फिर कांग्रेस जो है, कितना सुधार अपना हिसार में कर पाएगी? देखिए, हमें अंदाज़ा आदमपुर से ले लिया। आदमपुर में वाजिब कैंडिडेट को खड़ा किया था, जो कैंडिडेट चुनावी जिताऊ कैंडिडेट था उसको खड़ा किया था। इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टिकटों में जो बंटवारा होगा वो फेयर होगा, और फेयर होगा तो स्वाभाविक है कांग्रेस पार्टी सारी सीटें जो है जीत के आएगी। इवन कोई बड़ी बात नहीं है कि आदमपुर की सीट भी अगली बार जीत सकते हैं, क्योंकि अब तो लोगों ने दिया है ना कि 2 साल की सरकार पड़ी है, और 2 साल की सरकार में जो है ना किसी ने खाड़े का, किसी ने नाले का, किसी ने सड़क का, किसी ने पानी भरा हुआ था आदमपुर के अंदर। तो इस तरह व्यापारियों ने और हर आदमी ने यही सोचा कि विकास के काम करवा लें 2 साल, और वो विकास के काम मुझे लगता नहीं होगा नहीं, क्योंकि अभी अंदाज़ा लग गया कि जो विधायक बने हैं नए, वो ड्रामेबाजी कर रहे हैं। वो एक मेमोरेंडम दे के आ रहे हैं मंत्रियों को, और फ़ोटो खिंचवा रहे हैं कि ये मैंने मेमोरेंडम दे दिया, फ़ोटो खिंचा। जब तक उन पर आप फॉलो नहीं करोगे उस मेमोरेंडम से कुछ नहीं बनता है। वो तो मेमोरेंडम तो शो के पीस में पड़ा रहेगा, शो के जैसे शो पीस होते हैं उस तरह से उनके टेबल पर पड़ा रहेगा, उनको कोई लेना देना नहीं होगा। उन कामों को बाकायदा नीचे से आपको एस्टीमेट बनाने होंगे,
ऊपर आपको भिजवाना होगा, उन एस्टीमेट को मंजूर करवाना होगा, फिर आपको पैसा मंगवाना होगा और उन कामों को करवाना होगा। फिर काम का सुपरविज़न भी आपको करना पड़ेगा। क्या आप इतना टाइम लगा सकेंगे नहीं लगा सकेंगे, मुझे नहीं लगता। जिस दिन चुनाव जीता है उसके बाद में कैंडिडेट जो है ना, निसार में मेरे ख्याल में चुनाव जीतने के बाद आया भी नहीं है कल कोई। शुक्रिया प्रोफेसर साहब बातचीत करने के धन्यवाद आपका। लिए। ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह जी, जिन्होंने तमाम के तमाम मुद्दों को लेकर काफ़ी डीपली और काफ़ी गहराई से हमारे साथ बातचीत किया। हालांकि प्रोफेसर साहब की बातचीत आपको कैसी लगी, आप भी कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगली बार किसी और शिक्षक से आपकी कराएंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।